रिएक्ट ने हमारे वेबसाइट के बनाने के प्रोसेस को बहुत ही कंफर्टेबल, इजी और स्पीडी कर दिया। और ये किस वजह से हुआ है, इसकी मेन रीज़न है हमारे पास रिएक्ट का वर्चुअल डोम का होना। एज यू नो कि हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं HTML CSS में जो हम बनाते हैं, हमने उसको किसी न किसी वेब ब्राउज़र पे चलाना होता है और उसने जाके किसी डोम पे जाके अटैच होना होता है। डोम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, हेडर होता है, डॉक्यूमेंट मेन उसका पेज होता है और उसके बाद उसकी हायरार्की कुछ इस तरह से होती है कि उसके ऊपर पैराग्राफ, हेडिंग, ये वो दिस दैट बहुत कुछ डिवाइड हुआ होता है पूरी हायरार्की के अंदर। रिएक्ट ने इस काम को इस तरह से किया कि उसने उस डोम को उठा के वर्चुअल डोम की पोर्शन बना के अपने पास रख लिया और अब हर दफ़ा से हमारा जो भी चेंज आनी है किसी भी वेबसाइट के अंदर तो पूरे का पूरा जो है रेंडरिंग या री रेंडरिंग दोबारा नहीं होगी, पेज रिफ्रेश दोबारा नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उतना सा कंपोनेंट जिसके अंदर चेंज आई है वो ही री रेंडर होगा। बाकी वेबसाइट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी जब हम इसके रिएक्ट में एप्लीकेशन बनाएंगे और फिर उसको चलाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि कब जो है हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है पेज और कब नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने करना क्या है जनाब, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके पास Node.js का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। उसके लिए आप चाहें nodejs.org पे और LTS पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलेगी MSI की, आपने उसको डाउनलोड करना है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सर नेक्स्ट को क्लिक करते जाएंगे और वो आपके पास जब डाउनलोड हो जाए तो सेकंड काम जो है रिएक्ट वालों ने हमारे लिए बहुत आसान सा काम कर दिया है कि हमारे लिए एक बंडल तैयार करके दे दिया है कि रिएक्ट के अंदर जब हमने एप्लीकेशन तैयार करनी है हमें जितनी भी फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी की सारी npx में क्रिएट रिएक्ट ऐप के बंडल में हमें मिल जाती हैं। तो उसके लिए आप चले जाइएगा रिएक्ट की ORG पे, वहाँ पे जाके आपने गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस पे जाएंगे तो यहाँ पे जो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कुछ कमांड्स, npx रिएक्ट, क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई ऐप। अब npx और क्रिएट रिएक्ट ऐप को एज इट इज़ आपने लिखना है। माई ऐप की जगह पे आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन का जो भी कोई और नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इट्स ऑप्शनल कि आप जो कोई और नाम दे सकते हैं, लेकिन npx और क्रिएट रिएक्ट ऐप को एज इट इज़ आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जब आप जो है आपके पास वो फाइल सारी आ जाएंगी तो उसके बाद आपने ये जो cd my app, जैसे इन केस में अगर आप my app ही अपने एप्लीकेशन का नाम रखते हैं तो चेंज डायरेक्टरी करके उसके अंदर चले जाएंगे और npm start की कमांड के साथ आप रन करेंगे। तो चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह से होना है। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और इन माई केस मैंने इसका नाम रख दिया फू और उसके बाद एंटर करते हैं तो हमारे पास ये फाइल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जब ये सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी तो फिर हम जो है अपनी मूव कर जाएंगे इस फोल्डर में जो फोन आपको यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम npm start की कमांड को यूज़ करते हुए अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेंगे। तो इट टेक्स सम टाइम, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू हैव टू वेट फॉर इट और आप जस्ट वेट करें और इन सारी की सारी जितना पैकेजेस के अंदर जितनी भी फाइल्स मौजूद होती हैं उनको डाउनलोड होने दें। और मैं वीडियो को यहाँ पे पास कर देती हूँ और फिर उसके बाद जो है फाइनली जब ये सारी डाउनलोड हो जाती हैं तो तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब आपके पास सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आएगी जिसके अंदर कुछ कमांड लिखी है npm start, run build, npm test, npm run eject और ये cd foo, यानी जो भी आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ होगा cd के आगे उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आ रहा होगा और उसके नीचे npm start की कमांड लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो सिंपल हमें यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि अपने उस फू के अंदर मूव कर जाएंगे और npm start की कमांड के साथ जो है हमने इसको स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि cd foo और इसको क्लिक किया और उसके बाद हम npm start देंगे। अब जो हमारी जो एप्लीकेशन है इसका स्क्रिप्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा और वेब ब्राउज़र पे ही हमें ले जाएगा और जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन
चलती हुई नज़र आ जाएगी। ये स्टार्ट कर डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है और ये हमारी एप्लीकेशन अब लोड हो रही है। आपको लोडिंग नज़र आ रहा होगा मूव करता हुआ। तो जब ये लोडिंग अपनी कंप्लीट कर लेगा तो यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन जो है रन कर लेगी और हम देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। फिर हम अपने एडिटर पर मूव कर जाएंगे और नेक्स्ट काम वहाँ पे करेंगे। तो ये रिएक्ट ऐप की एप्लीकेशन हमारे सामने रन हो चुकी है। ये एटम का खूबसूरत से लोगो मूव करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी पहली रिएक्ट की ऐप को यहाँ पे रन कर लिए। अब हम ऐसा करते हैं कि अपने मूव कर जाते हैं अपने एडिटर पे ताकि नेक्स्ट काम हम वहाँ पे कर सकें। उसके लिए आपने क्या करना है, कोड स्पेस दे के डॉट लिखना है और उसके बाद एंटर को प्रेस कर दें तो आपके डायरेक्टली ये फोल्डर जो है VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। जब ये फोल्डर ओपन हो जाता है तो हम अब इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर जितनी भी फाइल्स मौजूद होते हैं उनको देखते हैं कि उनमें क्या कुछ है। तो ये हमारे पास सोर्स का एक फ़ोल्डर है जहाँ पे हमारे पास app.cs, app.js, index.cs, index.js ये सारी मौजूद है। नीचे ये git ignore है और यहाँ सबसे पहले हम खोल के देखते हैं जी package.json को। तो package.json के आपको जूम करके मैं दिखा देती हूँ। package.json के अंदर हमारे पास सबसे पहले नेम लिखा हुआ आ रहा है, फू जो कि नेम है हमारी एप्लीकेशन का। उसके बाद वर्जन लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद जो डिपेंडेंसीज कुछ जो हैं रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ आप अगर नोट करें, स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्टार्ट, बिल्ड, टेस्ट और ये इजेक्ट। स्टार्ट ये क्या चीज़ है? स्टार्ट ये अभी जो हमने npm स्टार्ट लिखा था जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन रन हुई थी और ब्राउज़र पे हमने इसको देखा था, ये वही स्टार्ट की कमांड है। ठीक है, इस स्क्रिप्ट को लिखने की वजह से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बिल्ड की कमांड। तो बिल्ड की कमांड को ऐसा करते हैं कि रन करके देखते हैं और देख लेते हैं कि इससे क्या होता है ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। आप ऐसा करें कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक को यहाँ पे प्रेस करें तो आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पे टर्मिनल जहाँ से भी आप ऊपर से भी ओपन कर सकते हैं, वरना कमांड कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक है उसके थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम जो है बिल्ड की कमांड को रन करना चाह रहे हैं और उसका स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्ड। तो npm रन और बिल्ड हम करेंगे तो हमारे पास ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, npm करें और उसके बाद रन करें और उसके बाद आप दे देंगे बिल्ड की कमांड। अभी आप हमारे पास कोई बिल्ड का फोल्डर मौजूद नहीं है। जब ये हमारा स्क्रिप्ट ये चल जाएगा तो हमारे पास हमारी ऐप की जितना भी हमारे पास कोड लिखा हुआ है वो सारे का सारा बिल्ड के फोल्डर में आ जाएगा। ये आप देखें यहाँ पे एक बिल्ड का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब बिल्ड का फोल्डर एक्चुअली हमारे किस काम आता है और उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा वेट करें आप ये स्टैटिक सारी चीज़ों को ओपन कर लेगा तो फिर हम इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। ये manifest.json मौजूद है, कुछ लोगोस हैं, कुछ ये png की फाइल नज़र आ रही है, फेव आइकॉन जो हम आइकन वहाँ पे रन होता हुआ नज़र आ रहा था आपके सामने है, ये है। और एक स्टैटिक का फोल्डर बनेगा आपके पास। स्टैटिक के फोल्डर के अंदर आपकी CSS की फाइल, JS की फाइल और मीडिया फाइल मौजूद होगी। CSS की फाइल को ओपन करके यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए पूरी की पूरी CSS सिर्फ एक लाइन में नज़र आ रही है। दूसरी भी मैं आपको ओपन करके देती हूँ, इसको भी देखते हैं कि क्या ये भी अब यहाँ पे नज़र आ रही है। और अब JS की खोल के देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट की फाइल हमें किस तरह से नज़र आ रही है और main.javascript ये किस तरह से नज़र आ रही है। ये देखिए गौर करें अगर आप, तो नॉर्मली जब हम कोड लिख रहे होते हैं हमने उसके अंदर स्पेसेस दी हुई होती है और जब हमारा एप्लीकेशन को बिल्ड किया जाता है तो बिल्ड की वजह से उसने सारी की सारी वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देना है और इस तरह से
हमारा कोड बहुत कम्पैक्ट हो जाएगा, वो कम स्पेस लेगा और ब्राउज़र की पर बहुत तेज़ी के साथ चलेगा, तो हमारी एप्लीकेशन की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन कोई भी बनानी है तो उसके बाद आपने इस कमांड को यूज़ जब फाइनल कर लें, सारी एप्लीकेशन बना लें, डिप्लॉय करने से पहले उसको आपने बिल्ड ज़रूर करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन स्पीडी हो सके। तो ये हमने npm स्टार्ट को देख लिया कि npm स्टार्ट क्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देख लिया कि जी बिल्ड से क्या होता है, और उसके बाद पैकेज.json में नेक्स्ट हमारी है टेस्टिंग। टेस्टिंग हमारी किस काम आती है, जब हम मुख्तलिफ कंपोनेंट तैयार करेंगे रिएक्ट के तो हम उनको टेस्ट करके देखेंगे, वहाँ पे हम ये टेस्ट की कमांड को चलाएंगे। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ द इजेक्ट। और इजेक्ट क्या करता है, ऑलमोस्ट हमारे जितने भी किसी एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं फाइल्स, जो पैकेजेस चाहिए होती हैं, डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं, फेसबुक वालों ने हमारे लिए काम बहुत आसान कर दिया है, वो सब कुछ हमें अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ख़ुद से कुछ और भी डालना, कुछ फंक्शनैलिटीज़ इस तरह की डालना चाहते हैं कि जिसके पहले से कोई पैकेज, कोई फाइल इस तरह की मौजूद नहीं है रिएक्ट में, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोड लिख के अपना इजेक्ट कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। अगर आप सीनियर हैं और इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं तो फिर डेफिनेटली आप इजेक्ट करें, वरना अभी इस स्टेज पे मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप इस काम से थोड़ा सा बचें। जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो आप कोई भी कोड इजेक्ट ना करें, क्योंकि वर्जन के कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। अलबत्ता इट्स अप टू यू कि आप किस लेवल पे हैं और किस तरह कितना उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर सेकंड फोल्डर हमारे पास सोर्स का फोल्डर है। सोर्स के फोल्डर में हमारे पास app.css मौजूद है, जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के जो भी CSS उसके ऊपर अप्लाई हुई थी वो सारे के सारा कोड हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। app.js की फाइल है जो कि हमारी यहाँ मेन फाइल है, जो हमारा जो कंपोनेंट ये ऐप का बना हुआ नज़र आ रहा था, ये app.js की वजह से ही नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है लोगो और logo.svg, ये यहाँ से आपको नजर आएगा, ये यहाँ पे मौजूद है, यहीं से यहाँ पे इंपोर्ट कराया हमने app.js के अंदर। और सेकंड पे जो है app.css को यहाँ इंपोर्ट कराया ताकि CSS इस पे अप्लाई हो सके। उसके बाद फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन ऐप जो रिटर्न करा रहा है हमें डिव क्लास नेम ऐप, और हेडर जहाँ पे हमें इमेज का ये फोल्डर नज़र आ रहा है, और उसके बाद एक पैराग्राफ के अंदर जो है हमें ये लिखा हुआ एडिट नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे एंकर टैग में हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि हमें href है react.js.org पे। जब लर्न रिएक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। सिंपल हमारा ऐप जो है फ़िलहाल इतना ही काम कर रही है, और हमने उसको रन करके देखा था, यही चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, लोगो नज़र आ रहा था, जी एडिट नज़र आ रहा था और लर्न रिएक्ट नज़र आ रहा है। आप दोबारा भी उसको खोल के देख सकते हैं। तो हमने सोर्स फोल्डर में देखा कि app.css है और app.js है हमारी। उसके बाद index.css है, कुछ और जो हमारी बॉडी जो नज़र आ रही है उसकी CSS यहाँ पे index.css में लिखी हुई है, और index.js भी हमारे पास मौजूद है। अब ये index.js इसको आप थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। import react from react, यानी react की लाइब्रेरी से ही इस react को, ये जो कैप्स react एलियास है जो react का नाम यहाँ पे, तो ये यहाँ से हमने import कराया है। और वो जो virtual DOM की जो हम बात कर रहे थे ये react DOM से हमने ये react DOM यहाँ पे import करा लिया है। index.css को import कराया है, अपनी ऐप को ./app जो हमने बनाई थी, जो फंक्शन बनाया हुआ था app.js का, ये इसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा लिया है। और इसके अलावा जो है हमने इसके रूट के अंदर, अब रूट क्या चीज़ है जनाब, हमारे पास यहाँ पे एक HTML की फाइल मौजूद है जहाँ पे एक डिव बना हुआ है रूट नाम का, जिसके अंदर जाके हमारी ये एप्लीकेशन का कंपोनेंट रन करता है। हमने नो डाउट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये लिखा है, लेकिन फाइनली हमें रेंडर करने के लिए किसी न किसी HTML फाइल ही की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक HTML की फाइल मौजूद होती है जहाँ पे हमने एक डिव बना दिया है रूट की आईडी के साथ, और हमने फिर document.get element by id रूट को यहाँ पे रेफर करते हुए कॉन्स्ट रूट का जो है ये एक वेरिएबल बनाया है। रूट के ऊपर ही हम रेंडर कराएंगे जो ID रूट है, जो हमारी HTML की फाइल के अंदर डिव मौजूद है, उसी के ऊपर हम रेंडर कराने का क्या मतलब होता है, यानी हम एप्लीकेशन को जो चलाते हैं जहाँ पे यूज़र जो इंटरेक्ट कर सकता है अब हमारी वेब ऐप के साथ,
तो हम इसको रेंडरिंग कहते हैं। और इसी को जब दोबारा समझ रिफ्रेश करना है, कुछ जब चेंजेस करते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि हम इसको री रेंडर कर रहे हैं। ओके, तो रूट हमारा ये आईडी हो गया, और जो HTML की फाइल के अंदर डिव है मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। और रेंडर करा रहे हैं, यानी जिसको कह रहे हैं कि जी चलाओ इसको रेंडर करो। और यहाँ पे आपको दो जो है टैब्स ये नजर आएंगे, react.strict-mode और यहाँ /react.strict-mode। ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारी सेफ्टी के लिए है, ताकि जो भी लेटेस्ट वर्जन हो सिर्फ उसको अलाउ किया जाएगा और जो ओल्ड वर्जन होंगे उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये उसकी वजह से हम किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट जो डिफरेंट वर्जन्स की वजह से आ जाते हैं उससे बच सकेंगे। और स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हमने क्या करना है, ये कंपोनेंट जो हमने ऐप का बनाया है, हमने इस ऐप के कंपोनेंट को यहाँ पे मेंशन कर देना है, तो वो जाके रूट में चलेगा और हमारी रेंडर हो जाएगी एप्लीकेशन। सिंपल इतनी सी ही बात है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे .git-ignore की फाइल है, जो कि हम जब गिटहब पे डालते हैं तो कुछ चीज़ें जो हम नहीं चाहते कि पब्लिक करें वो हम .git-ignore में डाल देते हैं। या फिर यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम इतना हैवी फाइल्स को जो है नोड मॉड्यूल्स को भी गिटहब पे पुश करें, तो वो इग्नोर में डाल देते हैं। आप जो भी यहाँ पे इग्नोर में वो चीज़ें डाल सकते हैं कि जो आप पब्लिकली वहाँ पे सेंड नहीं करना चाह रहे। पैकेट.जेसन में जो है ये हमने अभी रीड की थी कि स्क्रिप्ट्स हमारी कौन कौन सी थी। इसके साथ ही ऑटोमेटिकली पैकेज log.json की फाइल जो क्रिएट हो जाती है, जितने पैकेजेस हमारे ऐप के अंदर यूज़ होंगे वो log.json के अंदर मेंशन हो जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको चलाएंगे तो ये log.json की वजह से वो सारे पैकेजेस ऑटोमेटिकली जो है चलना शुरू हो जाएंगे। और ये रीडमी की फाइल में भी आपके पास अगर पहले से जो है कुछ पुराने वर्जन मौजूद थे रिएक्ट के जो आपने यूज़ किए थे, तो उनकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसके लिए हम कुछ फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, जैसे -g का। तो जब मैं इसको गिटहब पे पुश करूँगी इस ऐप को, तो रीडमी के अंदर वो सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूँगी जो पॉसिबल जो है आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि अगर आपको पिछले वर्जन्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो आप उनको कैशे से कैसे रिमूव करना है और दोबारा से अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कैसे करना है, वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो आप रीडमी के ऊपर जाके देख लीजिएगा उसको, मे बी आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। तो इसके अलावा हमारे पास जहाँ पे क्या होता है जी, हमारे पास यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर होता है, उसके अंदर ये फेव आइकॉन, वही हमारा जो लोगो नज़र आता था वो है। index.html ये जो हमारी फाइल जहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास एक डिव मौजूद है जिसकी आईडी हमने दे दी है रूट, और उस रूट के अंदर मेनली हमारी एप्लीकेशन चलेगी। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिव आईडी रूट और ये डिव्स यहाँ पे बंद हो रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ लिखना भी चाहें तो लिख के भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको वेब ब्राउज़र पेज के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको क्लियर होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं और HTML की इस रूट की आईडी के साथ हम उसको जो भी कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट का वो उसके थ्रू रेंडर करा लेते हैं इस HTML के फाइल के थ्रू। आई होप सो कि आपको ये इजी लगा होगा। यहाँ पे एक और वर्ड आपको मे बी जैसे जहाँ पे app.js के साथ एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे हमने सेव की हुई है JSX भी नज़र आएगा समटाइम। तो कुछ भी JSX ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हम जो है अपनी JS को जब यूज़ करते हैं रिएक्ट के साथ, और ये जो हमारे आपको नज़र आ रहा है कि app.js के अंदर कुछ ये टैग्स HTML जैसे टैग्स नज़र आ रहे हैं जो कि एक्चुअली में HTML नहीं है, बल्कि ये JS को ही HTML के कुछ फॉर्म में लिख दिया गया। तो उसके लिए एक न्यू हमने कहा कि JS एक्सटेंडेड वर्जन हम यूज़ करें, तो यानी जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंडेड, तो उसको कह दिया गया JSX और कुछ भी नहीं है ऐसे। ठीक है, तो बहुत क्वाइट इजी है, कंफर्टेबल है। और नेक्स्ट हम जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर और चेंजेस करेंगे, इसकी स्टेट चेंज करके देखेंगे और 1 by 1 डिफरेंट कंपोनेंट तैयार करके देखेंगे। स्टे ट्यून, टिल दैट अल्लाह हाफिज़। It's not a game, it's a rich thing.